नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी तक की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर पूरे दिन हमारी कवरेज भी लगातार बनी रहेगी और देश दुनिया से जुड़ी हुई जो अपडेट है वो भी हम इन्हीं खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहली खबर के बारे में चलते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि सपा के 100 विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा दावा किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। इस खबर पर आगे विस्तार से चलते हैं और आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिले के भ्रमण पर आए थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर सबसे पहले अपने गोपनीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद वो दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बछरावा राम नरेश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की है। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उनके 100 विधायक खुद ही बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी सरकार अब पूर्ण बहुमत में और अच्छे से चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक नहीं है, वह बीजेपी और पिछड़ों के विरोधी हैं। वह इस तरह की बयानबाजी करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। यह भी बड़ा आरोप लगाया है केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ऊपर। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान भी मुझसे बेहद निंदनीय भाषा में बात की थी, जिसे जनता ने देखा था। जिस तरह से अखिलेश यादव बोले थे वह किसी नेता की भाषा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और कुछ बड़ा करे। वह केवल फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं, जबकि उनकी सत्ता में आने की यह मंशा 25 सालों तक फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। यह बड़ा हमला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ऊपर बोला है। इसी मुद्दे पर हमारे साथी सहयोगी हैं तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस खबर के बारे में आपकी? बिल्कुल शोभित, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी का मामला सामने आता रहता है, तो इसी के सिलसिले में आज फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पर तंज कसा है। आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था अखिलेश यादव ने, उसी के सिलसिले में उन्होंने उन पर तंज कसा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अब समाप्तवादी होती हुई नजर आ रही है, और आगे उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो 100 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल होने के कगार पर हैं, पर हम उन्हें तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारी जो बीजेपी सरकार है वो लगातार अच्छे काम कर रही है। जी, तो ये बड़ी अपडेट इन्होंने दी और ये चीज मैंने भी आपको बताई कि केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो 100 विधायक हैं खुद समाजवादी पार्टी के, वो हमारे संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए, उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई जाए। और इसी मुद्दे पर हम चलते हैं। हमारे नेशनल एडिटर हैं मयूर जानी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी मुखिया ने आरोप लगा दिया, अब केशव प्रसाद मौर्य का भी जो है पलटवार कहेंगे इसको, वो भी सामने आ गया है और वो भी कह रहे हैं कि 100 विधायक आपके खुद हमारे संपर्क में, लेकिन हम तो पूर्ण बहुमत में है, हमें नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी हम उनके संपर्क में हैं और वो हमें चाहते हैं कि हम सरकार में आपके साथ आए। अब देखिए, ये तो किस तरह की बात हो रही है अभी इस देश में। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह से पिछले एक दशक से, खास करके एक दशक से राजनीति कुछ अपना स्वरूप बदलती जा रही है और वो बदलते बदलते अब यहाँ तक पहुँची है कि लोग, अब ये खुलेआम बातें होती है कि आपके 100 लोग हमारे पास आ सकते हैं, कोई कहता है कि आपके 50 लोग हमारे पास आ सकते हैं। लोग जा भी रहे हैं। 40 लोगों का तो एग्जाम्पल देख लिया ना हमने। ये जो हमने शिंदे, महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट का शिवसेना से अलग होकर जो हमने देखा कि वो अब कह रहे हैं कि हम असली शिव सैनिक हैं। ठीक है, वो तो अब वो आगे तय होगा, कानूनी तौर पर तय होगा। लेकिन अगर एक साथ 40 लोग भी जो है, 56 लोगों की उनके विधायक दल था, उनमें से 40 चले गए। ठीक है, और हम अभी एमपीज की तो बात कर नहीं रहे उनके। तो ये एक बिल्कुल एक प्रस्तुत है हमारे सामने उदाहरण कि ये सिर्फ बातें नहीं होती, हो सकता है। हमको कई बार ये भी अब तो मतलब हम तो लोगों से बात करते हैं ना, तो हम लोगों की, हमारा काम है लोगों से बात करना, उनकी मन में क्या चल रहा है वो जानना और क्या विचार रखते हैं, हाल की जो स्थिति है
प्रवर्तमान सियासी जो परिस्थिति है पूरी, तो लोग हमको कहते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो जैसे ऑटो वाले से बात कर ली हमने, ठीक है, कभी वो रेडी वाले से बात कर ली हमने, तो जब हम कभी पूछते हैं ना इनको, तो ये एक सूर निकल के आ रहा है कि भैया काहे इलेक्शन करवा रहे हो, इतना पैसा जाता है हर एक स्टेट के इलेक्शन में, और आप जब देश का चुनाव करते हो बड़े हमारे सांसदों का, तो पैसा तो बहुत खर्च होता है ना। तो बोले जब यही करना है तो बंद करो, ये भी हाँ, ये बंद करो सब। अब आम लोगों के मन में ये एक घृणा सी उत्पन्न होती जा रही है इन सब चीज़ों को लेकर। साथ में एक हम जो है एक मानसिकता ऐसी भी देख रहे हैं कि इन चीज़ों को पसंद करने वाला भी एक वर्ग है, वो ये समझता है कि ये तो ताकत का प्रदर्शन है, मतलब कि ये बोल देना ये शूरवीरता है, ये वीरता है कि हम ये खुलेआम ये बोल सकते हैं कि आपके 50 या 100 लोगों को हम हमारे साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो बोले इनको इनमें एक बाहुबलीपन दिखता है कि यार कि देखो कितनी हिम्मत है, कितनी छाती वाला आदमी है, सरेआम खुलेआम बोल रहा है। तो एक बड़ा एक डेंजरस, बड़ा गंभीर किस्म का एक जिसको कहते हैं मनोवृत्ति, वो डेवलप होती हुई हमको दिखाई देती है। और अब इनके बयान की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य के बयान की बात करें, तो वो एक पलटवार है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक पार्टी के दूसरे पार्टी के ऊपर ये तंज कसना, आरोप प्रत्यारोप या फिर जवाब देना, तो ये इनका एक तरह का जवाब है। उन्होंने पलट के जवाब दिया है कि आप अगर ये कह रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके 100 लोग हमारे साथ आ जाएंगे, ठीक है, तो उनके पास फिर 50-55 लोग बचेंगे। तो ये अब हम इसको थोड़ा सीरियसली इसलिए लेते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कर चुकी है, तो हो सकता है कर भी दे। और जिस तरह से भी गोलबंदी शुरू करने की कोशिश की जा रही है नीतीश, खास करके उत्तर भारत के राजकीय परिप्रेक्ष्य में, जैसे नीतीश आए यहाँ पे 3 दिन रुके, लोगों से मिले, बातचीत की, अखिलेश उनके साथ दिखे, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस जो है ये वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया हो। और आजकल जिस तरह के वातावरण में हम सब कुछ जब देख रहे हैं, तो असंभव तो कुछ लग नहीं रहा है शोभित भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कयास, अभी हम कयास लगा रहे हैं, हम इसके बारे में हम कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहे। कुछ लोगों से हम जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है। अभी हम जो है इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उस पर बात कर रहे हैं, पर हम ये मान के बिल्कुल चल रहे हैं शोभित भाई कि ये हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सिर्फ कहने के लिए बयान ना हो सकता है कि ये कर भी दें। अच्छा, पिछले दिनों की बात करें, कुछ घटनाक्रम हमें देखने को मिला था जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव देखने को मिले थे। अच्छा, विधानसभा जब चुनाव होते हैं तब भी ये अदला बदली का खेल बहुत चलता है। जो पार्टी का बहुमत बढ़ता हुआ दिखता है तो सामने वाली पार्टी जो है उसके विधायक टूट के उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, जब उनका दौर था तो बीजेपी के कुछ विधायक शामिल हुए थे, और अब बीजेपी का दौर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जो है वो शामिल हुए। और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, उन्हें लग रहा था जब तक उन्होंने राज्य की उन्हें कुर्सी मिली तब तो वो बीजेपी में रहे, जब चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी में चले गए। हालांकि उन्हें अब इस समय बिल्कुल वो साइड लाइन है। ओम प्रकाश राजभर की भी बात कर लें, ताजा उदाहरण है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, अब वो बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर विधायकों की और मंत्रियों की बात करें तो उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे विधायकों और ऐसी मंत्रियों को जो बहुमत वाली पार्टी है वो शामिल करती ही क्यों है? क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज वो आपके साथ हैं, कल वो थर्ड पर्सन के साथ हो सकते हैं। फिर ये क्यों घटनाक्रम बदलता हुआ दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो विपक्ष में है, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के से नहीं है और किसी और पार्टी में है, उनको एक चीज़ ऐसी उनको समझ में आ रही है कि या तो इनके साथ जुड़ो, या अगर नहीं जुड़ना है तो इनसे पंगा मत लो। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एजेंसीज काम पे लग जाती हैं, फिर अभी खबर है ना कि 3 राज्यों की जो 79 जितनी कुछ छोटी छोटी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उन पर आईटी की रेड चल रही है, ठीक है। आप इसको भी देखिए ना कि जो बसपा है, ये पिछले चुनाव में इतनी शांत, इतनी चुप और इतनी दबी हुई क्यों रही? भाई मायावती के ऊपर जो करप्शन वाला मामला चल रहा है, तो आप नहीं समझते कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा होगा? तो ये आप हर कोई विचारधारा से प्रेरित होकर विचारधारा के बहाव में बहते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे और कारण है, और मैं लगातार ये कहता रहता हूँ कि इस देश में ऐसा कोई एक राजनेता
या पॉलिटिशियन ढूंढ पाना वो कुछ उतना ही मुश्किल है जितना कि आप समझ लो कि घास जो होती है ना, उसका गंज होता है उसमें अगर आपकी सुई कहीं गुम हो जाए, कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो उतना ही मुश्किल है इस देश में किसी एक पॉलिटिशियन को बिल्कुल नॉन करप्ट और स्वच्छ पाना। ये हकीकत है। तो कहीं ना कहीं हर एक जो है उसकी शर्ट पे दाग लगा हुआ है, वो छुपा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन है। अब वो उनको डर है कि अगर ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हो सकता है कि भाई मेरी बारी कभी भी आ जाए। तो ये एक परिस्थिति के शिकार हैं सब, और कुछ लोग जो हैं वो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। कुछ जैसे ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर रहे थे, वो राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। उन्होंने पार्टी भी इसीलिए बनाई है, तो वो हमेशा कहते भी रहते हैं कि मैं तो मेरे समाज को यहाँ से मिले तो यहाँ जाऊँगा, वहाँ चला गया अगर वहाँ से मिले तो वहाँ जाऊँगा। तो उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वो चाहते हैं कि हमको कौन सी पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो हमको फ़ायदा दे। तो उसी तरह से ये सब मिली जुली चीज़ें हैं। ये बिल्कुल मानना गलत है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की जो उनकी पॉलिसी है, इनकी सोच है, या तो हिंदुत्व की सोच है या विकास की सोच है, सब इसी से प्रेरित और आकर्षित होकर इनसे जुड़ रहे हैं, ये मानना बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन ये बाकी सारे जो मैंने कारण बताया आपको, यही कारण है कि अब बहती गंगा में हर कोई जो है अपना हाथ धोना चाहता है और अपने आप को पाक साफ जो है वो साबित करना चाहता है। मामला आज पूरे देश में यही चल रहा है शोभित भाई। इसी खबर से एक सवाल निकलता हुआ आता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में ही जो बयानबाजी की थी, उसमें समाजवादी पार्टी को उन्होंने समाप्तवादी पार्टी कह दिया था, जबकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उसमें भी समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी थी। फिर उन्होंने इस तरह की बयानबाजी क्यों की? आपको लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, आगे चलकर वो समाप्तवादी पार्टी के कगार पर खड़ी होगी या भाजपा को कहीं ना कहीं डिफीट करती हुई दिखेगी? नहीं, अभी से कहना बड़ा मुश्किल है शोभित भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश मैं ये मानता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार दो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी जनता पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अवेयर रहती है। दूसरे राज्यों की जनता की अगर हम कंपैरिजन या तुलना करें तो यहाँ की जो जनता है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वो अपनी एक राय रखती है, अपनी एक सोच रखती है। तो ज़रूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी हो ही जाए, ठीक है, या ज़रूरी ये भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार सत्ता में बनी रहे। और जैसे अभी कह रहे थे 25 साल तक तो उनको कोई मौका मिलने वाला है नहीं, पर मैं इन सब चीज़ों को इसलिए ये कयास नहीं लगाता कभी, क्योंकि जनता का मूड कब कहाँ बदल जाए ये कोई समझ नहीं सकता है। उनको छूने वाले जितने भी मुद्दे हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर बार उनको छू जाए। जैसे इस बार अभी महंगाई बहुत ज़्यादा थी, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा थे, कोरोना की बड़ी खतरनाक मार से हम लोग अभी तो धीरे धीरे उठ रहे थे। हालांकि उस दौर भी कोरोना का एक संक्रमण चल गया था। शुरुआत के दौर में तो प्रचार भी जो है वो आपको लोगों के बीच में जाके करने की मनाही थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये सब मुद्दे थे, बहती हुई ढही हुई लाशों के जिक्र हो रहे थे, हर चीज़ हो रही थी। तो बताइए कि फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत गई? अब ये मुद्दे ऐसे नहीं है क्या कि जो जनता को छू ले, उनके अंदर का जो भी सत्व है या तत्व है उसको झंझोड़ दे, ऐसे मुद्दे तो थे, तो फिर भी जीत गए ना। तो कई बार ये होता है शोभित भाई कि जो दिखता है कि यार ये तो बड़े मुहिम मुद्दे हैं जो लोगों के ही है और इस पर ही लोग जो आज इस बार वोट करेंगे, हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इस बार नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि योगी सरकार ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया था। जो काम किया था उसको वो अच्छी तरह से दिखा पाए, बात ये भी होती है ना। तो कुल मिला के अब ये कहना कि ये समाप्त हो जाएंगे, ये बहुत मतलब गलत बात, कोई भी गलत बयानी हो जाएगी अगर आप ये बोल दें कि ये समाप्त हो जाएंगे। वैसे ये भी कहना जो है अभी से बहुत जल्दी हो जाएगा कि बात पार्टी 25 साल तक वहाँ सत्ता में रहने वाली है। ये पब्लिक तय करती है, पब्लिक का मूड जिस समय जैसे बदलता है वैसे उस समय वो पार्टी सत्ता में आती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव जो वो तंज कसते हुए पिछले कुछ दिनों से देखे जा रहे हैं, सिर्फ उनके टारगेट पर अगर कहेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है इसी से जुड़ा हुआ कि अखिलेश यादव जो है केशव प्रसाद मौर्य पर जब से हमलावर है तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनकी सूची से गायब हो गए।
हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है लगातार साइड लाइन से बीच बीच में उनके जवाब और सवाल आते रहते हैं अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन इस समय मुख्य अगर कह सकते हैं अगर कोई विरोधी है अखिलेश यादव का तो केशव प्रसाद मौर्य है। उसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने विधानसभा में देखा। जब से वो तल्खियां बढ़ी हैं तब से ऐसा फिलहाल हफ्ते में 2 या 3 बार बयानबाजी हो जाती है। तो क्या कारण हो सकता है कि इस वक्त जो है अखिलेश यादव के टारगेट पे केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, राजनीति में हमेशा आप देखेंगे ये सदियों पुराना एक अनरिटन रूल है, कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन ये एक कायदे जैसा है। आप अपने विरोधियों में से किसी एक को चुनते हैं और चुनने के पीछे की प्रक्रिया होती है एक, कि किसको चुना जाए, किसको टारगेट किया जाए और किस पर किस तरह से हमला किया जाए, है ना। तो ये जैसे आप सब जानते हैं कि जब 2014 के लोकसभा के चुनाव आ रहे थे, नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे। उन्होंने जो राहुल गांधी को उन पर जो निशाना लगाना शुरू किया था उस समय, उस पूरे प्रचार को आप अगर याद कर लें तो हर चीज में वो उनको लेके आते थे, हर चीज में। जबकि मतलब राहुल गांधी इस तरह की, मतलब कांग्रेस खुद इस तरह की पॉलिटिकल जिसको कहते हैं वॉरफेयर, जिसको कहते हैं टेक्टिक, जिसको कहते हैं, इससे बिल्कुल मतलब अचंभित हो गई थी कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब कि मुद्दा कुछ नहीं है, बस ये राहुल की बात हो रही है। और फिर अगर राहुल से अगर उनको थोड़ा अगर थकान महसूस होती थी तो फिर वो सोनिया गांधी पे चले जाते थे, ठीक है। फिर जरूरत पड़ी तो वो राजीव गांधी तक ले जाते थे, फिर जरूरत पड़ी तो जवाहरलाल नेहरू। पर नेहरू, अच्छा सुनिए दूसरी बात, अब पिछले कुछ सालों में आपको क्यों लगता है कि नेहरू को टारगेट किया जा रहा है? ये भी तो हो रहा है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति को चुनना होता है और उसी को टारगेट करना होता है। अच्छा, अब नेहरू तो अब जीवित ही नहीं है, जवाब कौन देगा, ठीक है। और कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई है कि इस वॉरफेयर की टेक्निक को समझ नहीं पा रही है कि कैसे हो रहा है, मतलब ये क्यों किया जा रहा है। अब ये इसलिए होता है कि आदमी जो है, सामने वाला जो आदमी जो कोई एक महत्वपूर्ण पद पे हो, अगर उस पर हमला किया जाए, उसको घेर लिया जाए और उसको अगर बौखला जाता है तो उसकी असर पार्टी पर भी पड़ती है। अगर वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता तो वो संदेश जो है वो जनता तक जाता है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ट्विटर पे हो रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह की एक टेक्निक है, एक तरह की एक, आप समझ लीजिए कि युद्ध की नीति है, जिसमें एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। अभी देखो केजरीवाल क्या कर रहे हैं, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ ले रहे हैं ना, और नाम लेके बोल रहे हैं। संजय सिंह ये कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये लोग गुजरात में जा रहे हैं तो गुजरात में क्या हो रहा है, सीआर पाटिल ने गलती कर दी, सीआर पाटिल ने इसको आतंकवादी बोल दिया, ये लोगों ने इसको पकड़ लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी टारगेट करने की कोशिश की, पर गुजरात में वहां उनको जो है मुंह की खानी पड़ रही है इस लड़ाई में। वोट की लड़ाई में क्या होगा वो तो दिसंबर में जब चुनाव होगा तब असम को समझ में आएगा। लेकिन ये जो वॉर रहती है, ये जो वाक युद्ध रहता है, उसमें ये किसी एक को चुना जाता है और हमला। तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो आज की तारीख में ये है कि इन्होंने चुना हुआ है कि इन पर धावा बोलना है और देखे कहीं गलती करते हैं क्या वो इस युद्ध को ठीक से लड़ पाते हैं या गलती कर देते हैं। गलती कर देते हैं तो समाजवादी पार्टी का फायदा है और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। और कुछ अरसे तक चला और उनको लगा कि नहीं यार ये ठीक ठाक लड़ लेता है आदमी, तो फिर इसको छोड़ के किसी और को पकड़ेंगे। ये चलता रहेगा, ये ऐसे ही होता है। तो बड़ी जानकारी दी हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी ने। हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो है विपक्षी खेमा वो एकजुट होने का प्रयास कर रहा है और उसको लेकर हाल ही में अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष का मजबूत प्लान बन रहा है और अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि हम बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। इसी खबर पर हम विस्तार से चलेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या है पूरा वाकया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में बीजेपी के खिलाफ कई नेता गठबंधन की तैयारी में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ अगले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा गठबंधन बन सकता है। अब विपक्ष के प्लान को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। सपा प्रमुख ने बातचीत में विपक्ष की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा प्रमुख ने विपक्ष को जोड़ने वाले नेता को लेकर सवाल किया गया और इस पर सपा प्रमुख ने कहा है कि इस बार पहले की तरह नहीं होगा। मतलब इस बार का जो चुनाव है वो पहले की तरह नहीं होगा, उसका स्वरूप जो है वो बदला हुआ नजर आएगा जनता को। विपक्ष के बड़े बड़े नेता सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कई बार मैंने जो है मुलाकात भी की है
और उनकी भी कोशिश है कि दलों को एक साथ लाया जाए। इस पर ममता बनर्जी ने भी काम किया है। उन्होंने बड़ा जो है प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने इस पर काम किया हुआ है। हालांकि एक बात अभी निकलकर ये सामने आ रही कि विपक्षी खेमे से ममता बनर्जी हैं, उनकी दूरियां दिख रही हैं। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, लेकिन खबर पर बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में सभी दलों को लेकर साथ चलने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इधर नीतीश कुमार भी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। ये सही है कि माला बनाने के लिए एक एक धागा चाहिए, धागे में माला के लिए मोतियों को डालने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष में इतने नेता हैं कि ये सब इस बार लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए साथ जरूर आएंगे। ये बड़ा जो है प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से मिल रही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए जितने भी बिखराव हैं, यानी कि जितने भी बिखरे हुए नेता हैं, वो सब साथ आएंगे और निश्चित ही तौर पर 2024 में उसका परिणाम लोगों के सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विपक्षी दल किसी ना किसी एजेंडे के साथ जरूर चलेंगे। बीजेपी कहती है कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत काम किया है। बिहार में वे अपने संसाधनों से जो कर सकते थे उन्होंने किया है। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भी खूब काम किया है। अखिलेश यादव ने सीधी तारीफ की है नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की थी। अखिलेश यादव का उन्हें समर्थन होने की बात कही जा रही है। जो भी विपक्षी खेमा है उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश यादव जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन देते हुए दिखेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। उससे पहले ममता बनर्जी की भी उन्होंने बात की, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जो है वो विपक्षी खेमे में शामिल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको भी जोड़ने के लिए जो है इस जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसमें इनको भी शामिल किया है और ममता बनर्जी तक सीधा संदेश जो है उन्होंने पहुंचाया। हालांकि जब विधानसभा चुनाव थे 2022 में, तो उसमें भी ममता बनर्जी अखिलेश यादव के प्रचार के लिए लखनऊ आई थी और जनता के बीच जाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जो है मजबूत करने की कोशिश भी करती हुई दिखी थी। तो लगता है कि अखिलेश यादव को कि ममता बनर्जी जो है वो उनसे बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और विपक्षी खेमे में उनको शामिल करने के लिए उन्हें मना लेंगे। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो मना पाने में सफल होते हैं या नहीं। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब काम किया है। वो काम ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार नहीं कर पाई है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने वो काम नहीं कर पाए हैं जो काम ममता बनर्जी ने किए हुए हैं। ये बड़ी बात कही है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव लगातार अपनी बयानबाजियों के चलते चर्चा में भी बने हुए हैं और लगातार ये कहते हैं कि जनता जो है वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। निश्चित ही तौर पर जो चुनाव हुआ था विधानसभा में उसमें सरकार जरूर बीजेपी की बनी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें समाजवादी पार्टी जो दूसरी बड़ी पार्टी की बनकर उभर रही है। आने वाले चुनाव में जनता जो है बीजेपी को साइडलाइन करके और समाजवादी पार्टी का झंडा उठाती हुई दिखेगी। तो ये भी कुछ बड़ी बातें हैं। अभी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लगातार 150 दिन चलेगी। इसी मुद्दे से विपक्ष को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी अपने आप की मजबूती बनाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उधर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने भी जो है कल से शुरुआत कर दी है इंडिया नंबर 1 कैंपेन की। उनको ये यकीन लगता है कि ऐसा करने से जनता जो है आम आदमी पार्टी को जो है और करीब से जान पाएगी। इधर नीतीश कुमार अभी उन्होंने 4 दिन वो दिल्ली में रह के मुलाकात की, लगातार विपक्षी नेताओं से मिले थे। जिस तरीके से राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी, इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से बात की, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात उन्होंने की है। यानी कि कह सकते हैं कि जितने बड़े नेता जो है देखते हुए दिखे इस पूरे घटनाक्रम में, उन सभी को नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की थी। बिहार की तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, बिहार में नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ में वो गठबंधन वाली सरकार चला रहे थे, लेकिन पूरा गणित जो है अंत तक आते आते बिगड़ गया। उन्होंने आरजेडी के साथ में गठबंधन किया और इसके बाद में अब तेजस्वी यादव जो कह सकते हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं
जनता के भी द्वारा और राजनीतिक पंडितों के भी द्वारा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से, और जो तेजस्वी यादव हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार में। तो इस तरह की राजनीतिक घटना क्रम में उठापटक चलेगी। इसी मुद्दे पर हम चलेंगे। हमारे नेशनल एडिटर हैं मयूर जानी जी, कि क्या कुछ विपक्ष जो ये कह रहा है और क्या कुछ कर रहा है पिछले कई दिनों से। नीतीश का जो है 4 दिवसीय दौरा दिल्ली में खत्म हो गया है, उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की विपक्ष के। आपको क्या लगता है कितने कामयाब होंगे नीतीश कुमार? और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई, वो भी लगातार उनका साथ देने की बात कह रहे हैं और वो यात्रा भी निकाल रहे हैं। फिर आजकल यात्राओं का मौसम है शोभित भाई। इस पर हम एक बता दें अपने दर्शकों को, एक विशेष कार्यक्रम हम आपको बताएंगे एक आधे घंटे का, जिसमें यात्राओं को लेकर हम पूरी बात करने वाले हैं। अब यात्रा तो सब कर रहे हैं ना, हम और आप ऑफिस आते हैं, ऑफिस आके फिर ये जर्नी जो न्यूज़ की है हम करते हैं, ठीक है। आम आदमी जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है, रोजी रोटी कमाने की यात्रा करता है। अब ये सब चीज़ें हो रही है। खैर, अब ये कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे, ये भी अगेन वो एक अनुमान लगाने की बात है। अभी तो सब साथ में ये लोग दिख रहे हैं, खास करके जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो साथ में अभी दिख रही है, ठीक है। अब उनके साथ साउथ कितना जुड़ेगा, इनके साथ जो है वो महाराष्ट्र कितना जुड़ेगा, जैसे हम कल बात कर रहे थे, तो ये अभी से कयास लगाना मुश्किल है ममता जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। क्योंकि अखिलेश का रोल ये भी माना जाता है कि क्योंकि उनका संबंध जो है वो ममता से बहुत अच्छा है, उनके घनिष्ठ संबंध है। हम सब जानते हैं कि जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो ममता बनर्जी खुद आई थी, 2 बार आई थी, ठीक है। तो उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश का ये एक उनका मन में ये हो कि भाई कैसे भी करके जो ममता जी को अगर बनाया जाए इस पूरे मोर्चे में जोड़ने के लिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि शरद यादव से भी इनके अब ताल्लुकात उन्होंने अच्छे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो एक समय जो एक साथ में रहा करते थे, फिर बहुत बुरी तरह से वो लोग अलग हुए थे। मतलब वो एक अच्छा एक दृश्य नहीं था जिस तरह से वो अलग हुए थे। और उसके बाद अगर वो फिर से उनको भी एक मतलब नीतीश ही गए होंगे ना, शरद तो गए नहीं होंगे, उनको सबको जोड़ना है अभी, तो नीतीश जी उनके पास गए होंगे। तो इस सबको मिलाने की और एक मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही है। अभी शुरुआत इनकी जो है दिख रही है कि शायद वो थोड़े इस प्रक्रिया में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये बहुत शुरुआत का स्टेज है ये। मतलब कि ये ऐसा है कि अगर आपको समझ लो कि 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं तो उसकी पहली भी नहीं है ये, ठीक है। बहुत लंबी सफ़र होगी 2024 के आते आते। आप ये देख लीजिएगा कि हमको देखना ये पड़ेगा कि कितने लोग, मतलब कितने और जो कितने दल हैं विपक्षी दल, वो साथ में रहते हैं। उस पर फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये अब बना है गुट तो क्या करेगा नहीं करेगा। अभी तो जैसे मैंने कहा कि पहली सीढ़ी भी वो चढ़े नहीं है, उसकी कोशिश में वो लगे हैं। और वो चढ़ने की जो उनकी कोशिश है ऊपर जाने की, इस सबको साथ में लेके अभी लगता है कि थोड़े सफल उसमें वो हुए हैं। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को लेकर रुख साफ कर दिया। उन्होंने कर दिया कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को लाने के लिए ममता बनर्जी ने काफी कोशिश की। और अभी ये जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, उसमें एक बात कही जा रही है कि ममता बनर्जी जो है विपक्ष के साथ बनती हुई उनकी नहीं दिखेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ कर दिया कि ममता बनर्जी साथ रहेंगी। ये उन्होंने साफ इजहार कर दिया। जैसा कि आपने कहा कि उनकी नजदीकियां ममता बनर्जी से ज्यादा है और उनके विधानसभा चुनाव में वो उनके प्रचार में भी जुटी थी। आपको लगता है कि ममता बनर्जी को मनाने में सफल हो जाए? क्योंकि अगर ममता बनर्जी मानती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी अलग अपने आप को एक विपक्ष के तौर में बड़ी पार्टी टीएमसी को बनाना चाहती हैं, तो उस मंसूबे में वो कामयाब होती हुई दिखेंगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अखिलेश ने बयान तो दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने एक पॉजिटिविटी वाला बयान दिया है। मतलब एक कहते हैं ना कि ऐसा मान के चल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ वो आ जाएगी। मुझे हमको पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो, क्योंकि ममता की ओर से कोई बयान नहीं आया, ना किसी टीएमसी के स्पोक्स पर्सन की ओर से कोई बयान आया, ठीक है। तो ये तो अखिलेश का आशावाद है, ऑप्टिमिज्म है जो अभी दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं सबको। पर ममता बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पॉलिटिकल लीडर हैं। अपनी जो उनको पसंद है, जो नहीं पसंद है, उन सब में वो बहुत स्पष्ट विचार रखती है। मतलब कि कोई बीच का वो उसमें नहीं होता है, हौच पौच वाला मामला नहीं होता है उनका, ठीक है। वो अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। और अगर उनकी ना को हाँ में बदलना हो तो फिर शर्तें उनकी होती हैं। ये हम आज तक देख रहे हैं, ये लगातार देख रहे हैं हम लोग। अब वो तृणमूल कांग्रेस बनाते ही नहीं। अगर कांग्रेस में रहते हुए उनको कोई
प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी शर्त नहीं मानी जाती, क्योंकि वो चाहती थी कि वामपंथियों को कैसे भी करके बंगाल से हटाया जाए, उनकी सत्ता वहाँ से, सत्ता पर से उनको निकाला जाए। और कांग्रेस, तब तो कांग्रेस में थी वो, तो तब वो चाहती थी कि कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस जो है वो इस तरह से काम करे। जब उनको वो सब नहीं मिली छूट, उनकी बात नहीं मानी गई, तभी तो जाके उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई ना, वरना जरूरत थी नहीं उनको कोई। तो वो एक बहुत ही अपने आप में एक स्पष्ट विचार रखने वाली राजनेता हैं। अगर इनकी शर्तें मानी जाएगी तो ममता हो सकता है आ जाए, अगर नहीं मानी जाएगी तो अखिलेश कितने भी आशावाद को प्रकट क्यों न कर ले, उनका यहाँ इस मोर्चे में आना फिर तो मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले जैसा कि सर ने बताया कि ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि विपक्षी खेमा कितना एकजुट होता हुआ दिखेगा। हालांकि अखिलेश यादव लगातार नीतीश से मिलने के बाद कोशिश कर रहे हैं और उनके बयान भी सामने आ रहे हैं कि विपक्षी दल के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सभी को वो एक मंच पर लाने की भरकस कोशिश करेंगे। ये तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि स्थिति राजनीति विपक्ष की क्या बनती है। खैर, हम तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और रुख करते हैं असम की तरफ। असम से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि सीएम हेमंत विश्व शर्मा का पलटवार हुआ है। उन्होंने किया है पलटवार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भारत में पाक बांग्लादेश को मिलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है और उससे पहले हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान आया है। हालांकि कुछ दिन पहले भी उनका एक बड़ा बयान आया था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये पाकिस्तान में यात्रा अपनी शुरू करनी चाहिए, पाकिस्तान को भारत में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। लगातार हेमंत विश्व शर्मा अपने बयानों के बारे में चर्चा में बने रहते हैं मीडिया में और उन्होंने अभी कल फिर एक बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए राहुल गांधी को। भारत अपने आप में एक जुड़ा हुआ है और जनता जान रही है कि इस समय भारत को जोड़ने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी काम कर रही है। इसी खबर पर हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे और जनता को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा 150 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए श्रीनगर में समाप्त होगी। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पलटवार कर दिया है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भारत का बंटवारा 1947 में हो गया था। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए, देश में यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शताब्दी की कॉमेडी यात्रा है, क्योंकि देश एक है, देश में कहीं भी अलगाव नहीं दिख रहा है और ये इसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो देश जुड़ा हुआ है उसे आप क्या जोड़ेंगे। 1947 में कांग्रेस ने ही भारत के टुकड़े किए थे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश भी अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिलचर से सौराष्ट्र तक एक ही है। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के साथ देश का विभाजन हुआ था। अगर राहुल गांधी को अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई समस्या के लिए कोई खेद है या क्षमा चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में शामिल कराने का प्रयास करना चाहिए। ये बड़ा आरोप या कह सकते हैं बड़ा तंज हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से राहुल गांधी पर किया गया है। उन्होंने कहा कि असम कांग्रेस अध्यक्ष और भूपेन बोरा भी हैं, उनका भी इस जो उन्होंने बयान दिया इस पर उनका भी जो है बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वर्ग, जाति और धर्म के आधार पर बटे लोगों को एकजुट करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई। उन्होंने राहुल गांधी का बचाव किया है और उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने आगे कहा है और उन्होंने आरोप भी लगाया है वो ये कि जब से शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से पड़ोसी राज्यों के साथ हिंदुओं, मुसलमानों और आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासियों के बीच कई संघर्ष देखने को मिले हैं। बोरा ने आगे कहा कि असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच देश की एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जो है असम से आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसी खबर पर हम आगे चलेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या जी। जिगर पांड्या जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बयान पर आप? ये सबसे पहले तो वो बात करेंगे कि ये जो नाम है हेमंत बिस्वा, सीएम है आसाम के, वो कहीं ना कहीं अलग अलग निवेदन बयान पर चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। बीच में भी उनका एक बयान आया था, उसके पहले भी आया था। अभी वो बोल रहे हैं कि भारत
जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये निकली हुई है, तो उनको ये पाकिस्तान में निकालनी चाहिए या पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को जोड़ने के लिए निकालनी चाहिए। भारत, अखंड भारत का जो हिस्सा था, अभी तो ये बात बताई, अच्छी बात है, लेकिन चर्चा का मुद्दा वो नहीं है कि हेमंत बिस्वा ने बोला। चर्चा का मुद्दा वो है कि ये जो अखंड भारत का स्वप्न था वो किसका था? किसी को पता है क्या वो किसका था? इनको तो पता ही होगा, इसलिए ये बात छेड़ के रखी हुई है, क्योंकि 2-4 महीने पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बोला था कि अखंड भारत 15 साल में बन जाएगा। अब ये 15 साल में बनेगा नहीं बनेगा, वो तो उसी टाइम पे सब मतलब चर्चा हो चुकी थी, आने वाले दिनों में भी होगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से कल शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है, तब हेमंत बिस्वा ने ये जो बताया कि भारत जोड़ो यात्रा ये जो पाकिस्तान से निकले, ये सब बयान आपने भी बताया, आपने अभी जो बात कर रहे थे। दूसरा एक वार पलटवार की ये जो राजनीति है, उसमें रविशंकर प्रसाद ने भी बोला है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो परिवार बचाओ अभियान है। ये कोई मतलब भारत तो जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो परिवार बचाओ अभियान जो चल रहा है कांग्रेस का, और खास करके एक परिवार का, उसके जो एक एजेंडा है उसके नीचे ये पूरा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसा रविशंकर प्रसाद का बोलना है। देखो आज राजनीति, भारत की जो राजनीति हम देख रहे हैं उसमें सभी दल, विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था मुलायम सिंह यादव सपा, अखिलेश तृणमूल कांग्रेस, मयूर भाई ने भी जो बात बताई, अ, उसके ऊपर अच्छा प्रकाश भी डाला उन्होंने। बात वो है कि विपक्ष जो है वो सड़कों पे उतर आई है, एकजुट होने का नीतीश कुमार का जो एक प्रयास चल रहा है, कितना सफल होगा वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केसीआर ने भी कल बोला था कि 2024 में जो ये चुनाव जब होंगे तब गैर भाजपा झंडा हम फहराएंगे। अब ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन कितना सफल होगी नहीं होगी वो तो आने वाले दिन में मतदाता ही बता पाएंगे, पार्टियां नहीं बता पाएंगी, मतदाता बता पाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है, तो उसमें कितनी सफल रहेगी, तो देखो हम थोड़ा पास्ट में चले जाएंगे तो जितनी यात्रा निकली है उसकी एक परिणाम तो मिला हुआ है। जैसे गांधी जी उनकी यात्रा करते थे, दांडी मार्च किया था या मीठा का सत्याग्रह किया या अहिंसक आंदोलन किया, कभी जब भी मार्च किया उसका कुछ ना कुछ निकल के सामने आया था। अब इसमें क्या निकल के आएगा सामने वो तो समय बताएगा, लेकिन जो पास्ट में जो यात्राएं हुई है, शोभित खास करके जो सोमनाथ थे अयोध्या यात्रा, जो भाजपा ने निकाली थी और एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में निकली थी, उसके बाद देश की राजनीति में क्या हुआ वो भी हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी यात्रा निकाली थी, उसके बाद क्या हुआ था वो भी हमने पता है। तो बात उतनी है कि ये भारत जोड़ो यात्रा कितने परिणाम लेके आएगी 100 आने वाले 150 दिन में वो तो हम देखेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि अभी वार पलटवार की जो राजनीति है वो तेज हो चुकी है। जी। की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं हेमंत विश्व शर्मा। उन्होंने कुछ दिनों पहले इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान को में करने की इस यात्रा की बात कही थी, और अभी 2 दिन से ज्यादा समय नहीं बीता, उन्होंने बांग्लादेश को शामिल कर लिया अपने बयान में। कल को हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और इस यात्रा को लेकर उनके बयान सामने आ जाए। तो लगातार अपने बयान को ये जो तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, और इसके बाद जिस तरीके से वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं, उसके क्या मायने हो सकते हैं? देखो रविशंकर प्रसाद ने ये बात बोली दी है कि ये परिवार बचाओ यात्रा है, और राहुल गांधी के ऊपर जो ये अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कल मयूर भाई ने भी बताया था कि ये यात्रा निकली है 21 किलोमीटर तक जाएगी। राहुल गांधी जी जो है वो अपने वो वैनिटी वैन में
पूरी मतलब साधन संपन्न वैनिटी वाहन है उसमें यात्रा करेंगे, लेकिन बीच बीच में वो कहीं पे और काम के लिए भी जाएंगे, तो ये पूरा 150 दिन का जो एक यात्रा है उसमें 150 दिन तक वो ये यात्रा से जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीच में से वो किसी और को सौंप के 2-4 दिन के लिए वहीं से निकल जाएंगे। ये सब अलग अलग पार्टियों ने, खास करके भाजपा ने ये देखा हुआ है, और भाजपा जो है वो एक भी मुद्दा छोड़ने वाले नहीं है। ये 150 दिन की बात करेंगी, 150 दिन तक क्या क्या हुआ उसके ऊपर पलटवार करेगी, क्योंकि कांग्रेस की यात्रा है। तो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन मजे की बात वो है कि 150 दिन तक जो मीडिया है इसके ऊपर फोकस करेगी, तो बहुत कुछ उनमें से वार पलटवार निकलेगा, और हम ऐसे चर्चा करेंगे, और आने वाले दिनों में राजनीतिक मामले या राजनीतिक मुद्दे कैसे निकल के आएंगे वो भी हम देखेंगे। जी जी, जैसा कि आपने बताया, बहुत बड़ी बात जानकारी दी है, और इस खबर में जो है लगातार हम आगे भी नजर रखेंगे। एक सवाल और भी निकल के आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, आपसे ही जानना लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
हैं हम चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर का रुख करेंगे और वो खबर है दिल्ली से जुड़े दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनसे जुड़ी हुई खबर है और इसी खबर पर हम चलते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल और मान ने युवाओं से किया सीधा संवाद, बोले फ्री की रेवड़ी नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करके पैसे बचाएंगे। इसी मुद्दे पर हम जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, सहयोगी भी कहेंगे उनको, जय शर्मा जी। जय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, भगवंत मान और केजरीवाल ने यह कह दिया है कि भ्रष्टाचार करके नहीं, जबकि भ्रष्टाचार को खत्म करके हमने पैसे कमाए, और जो हमारे ऊपर लगातार इन दिनों आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले शोभित बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझ पर आरोप लगाते हैं कि शिक्षा और इलाज फ्री में क्यों देते हैं। यह तो फ्री की रेवड़ी है, हमारी सरकार पर भी पैसों का कर्ज नहीं है। जब से हमारी सरकार आई है तब से सरकार नफे में चल रही है। ये सब बातें उन्होंने कही थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि 130 करोड़ लोग स्कूल अस्पताल मांगेंगे तो इन सरकारों की इनकार करने की हिम्मत नहीं होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है और हमने ये दिल्ली में करके दिखाया। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अब पंजाब में भी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। हम देश के अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, अच्छे अमीर देश बनने हैं, और हम जब तक अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और इंतजाम नहीं करेंगे तब तक हम अमीर देश के नहीं बन पाएंगे। ये सब बातें अरविंद केजरीवाल ने की थी। और साथ में ये फ्री रेवड़ी कल्चर जो गुजरात तक खींच लाया, और फ्री रेवड़ी की बातें करते हुए अब सामने जब बीजेपी ने भी रुख खोला है, और उन्होंने कहा था कि हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए पिछले 4 साल में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया है। 450 बच्चे आईआईटी में गए हैं। ये सब बातें उन्होंने कही थी। साथ ये भी आप भी चाहते हम भी चाहते। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे हमारे 40 एमएलए खरीदने के लिए, 800 करोड़ रुपए लेकर आए थे। तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? ये जब बात हो रही थी तो ये टैक्स और पेट्रोल डीजल का पैसा है, वही तो उन्होंने निकाला है। ये सब अरविंद केजरीवाल ने बताया था। पर मैं थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो पंजाब की हालत है, ये जो टैक्स और फ्री रेवड़ी कल्चर की बात चल रही है, तो देश कैसे चलता है, जो सरकारी तिजोरी होती है वो कैसे भरी जाती है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे जो नागरिक जो टैक्स भरते हैं उसके हिसाब से पूरे देश में सहूलियत से लेके जितने भी विकास कार्य होते हैं उससे होते हैं। पर जब आप उनसे ये सब पैसे नहीं ले रहे हैं, जब सरकारी तिजोरी खाली होती है, तो क्या होता है? जो सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब से मिल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उस रिपोर्ट के बाद जो आलोचना हुई थी, और जो अभी तक बात करते हैं, जैसे कि उनके वहां पे अभी 3 महीने यानी 2 महीने के जितने भी सरकारी जो अफसर है, उन सबके जितने भी पैसे थे वो भी सरकारी अफसरों के दिए नहीं गए। साथ ही में एक रिपोर्ट भी थी, और जो भगवंत मान के नेतृत्व वाला प्रशासन अपने कर्मचारियों को धन की कमी के कारण भुगतान करने में असमर्थ है, और इसलिए अब उन्होंने कर्मचारियों को अगस्त के लिए उनके वेतन का भुगतान नहीं किया है। हालांकि पंजाब के वित्त मंत्री ने उसको थोड़ा सा संभाल लिया, और उन्होंने कहा है कि बुधवार को स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों को आज शाम तक उनका वेतन मिल जाएगा। यानी आप देखिए कि अब पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, और साथ ही में अब पंजाब के अंदर धन की राशि की कमी हो गई है, और सरकारी जितने भी सरकारी कर्मचारी उनकी ये महीने की सैलरी भी नहीं हुई है। एक ये है, और साथ ही में थोड़ा सा एक पीछे जाते हम 1 मई 2022 को जब दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिगुड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर बताया है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जो बात थी, उनमें से सिर्फ 200 क्लिनिक खोले गए, और उनमें से 50% यानी 50% खराब स्थिति में है। जो चालू है उनके पास न दवाइयां है और न ही डॉक्टर है। ये कुछ क्लिनिकों में आवारा जानवर भी मिले गए, ऐसी भी बात हुई थी। साथ ही में ये जो फ्री की रेवड़ी है, जो आप जैसे ये बता रहे हैं कि ये आपको हर बार फ्री की रेवड़ी देते हैं, तो ये सब क्या है, वो भी एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। साथ ही में भाजपा नेता ने ये भी कहा था कि दिल्ली में प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जो प्रमुख ही चुनाव उनका था, उनमें से सबसे पहले ये वादा किया गया था कि पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी के रिपोर्ट यानी बिगुड़ी ने कहा था कि 63% यानी 63% लोगों को दिल्ली में जल बोर्ड से पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और वे भूजल पर निर्भर है। यानी ये फ्री की रेवड़ी कहाँ है और कौन सी है, वो एक
अभी तो असमंजस हो रही है कि ये फ्री की रेवड़ी कौन सी है, किसको हम फ्री की रेवड़ी गिने जाए। और उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बताया है कि कोई भी नेता ये सब बातें कर सकता है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, पर वो बोलने के लिए हो सकती है। पर अभी ये जो पीने के पानी और ये मुफ्त बिजली, ये सब जो चीजें देकर भी पंजाब का जो हाल हुआ है वो आपके और हमारे सामने, और पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की अभी सैलरी भी नहीं हुई। अरे पीने के पानी की तरह पश्चिमी दिल्ली में सांसद परवेज साहिब ने भी कहा था कि यमुना नदी की सफाई का वादा सिर्फ कागजों पर ही रह गया। यानी ये सब फ्री की रेवड़ी जो बात कर रहे थे, तो भगवत मान और ये अरविंद केजरीवाल, तो ये सब क्या था? ये फ्री की रेवड़ी नहीं थी क्या? कि उन्होंने कहा था कि हम यमुना नदी की सफाई का वादा भी सिर्फ कागज पे ही है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिगुड़ी ने भी कहा था, और भाजपा अध्यक्ष ने भी ये सब कहा था, आदेश गुप्ता ने भी ये कहा था। और हालांकि अभी आप देखें तो ये इनमें से कितने कार्य किए गए, अभी ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो 50% खराब स्थिति में है। सबसे पहली उनकी बात थी पेयजल मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, घर घर अच्छा पानी मिलेगा पीने के लिए। साथ में उन्होंने ये मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, तो मोहल्ला क्लिनिक की भी उन्होंने ये बताया कि 50% खराब स्थिति में है और सिर्फ 200 मोहल्ला क्लिनिक बना है। तो ये सब फ्री के रेवड़ी का कल्चर, और अभी ये सब फ्री के रेवड़ी के कल्चर में ये पंजाब की अभी बात करें तो पंजाब के अंदर ये जो आपके नेतृत्व वाली सरकार है, जो कर्मचारियों को धन की राशि दिन की कमी के कारण भुगतान भी नहीं कर पा रही है, और दिल्ली में सरकारी स्कूलों को ठीक करने के दिखाया था। तब ये वॉर गुजरात तक भी छिड़ा था, दिल्ली की सरकारी स्कूली कैसी है और गुजरात की स्कूल कैसे है, इसके लिए भी ये वॉर पूरा एक हुआ था। और फिर वो जीतू वाघानी से लेके मनीष सिसोदिया तक पहुंचा था। यानी आपकी फ्री की रेवड़ी अलग है और बीजेपी की फ्री की रेवड़ी अलग है, ऐसा कहना चाहते हैं कि और दोनों बात नरेंद्र मोदी ने भी फ्री कल्चर के लिए बताया था कि फ्री रेवड़ी नहीं है, क्योंकि जब जब भी वो फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं तो उन्होंने 2012 में जो चीजें बताई थी, 2014 में जो चीजें बताई थी, वो थोड़ा सा समय लगा था, पर 2 साल कोरोना के गए थे, उसके बाद उन्होंने वो सब कंप्लीट करके दिया है। पर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5 सालों में क्या करके दिखाया, वो भी एक सवाल है। फ्री की रेवड़ी कल्चर में कहीं भी उन्होंने जो उन्होंने वादे किए थे, ये 10 या 12 वादे थे, उनमें से ये प्रमुख थे। ये पानी पेयजल की बात हुई थी, और साथ में शिक्षा की बात हुई थी, अच्छी शिक्षा की बात हुई थी, और ये मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई थी। तो ये सब सिर्फ बुनियादी तौर पे कागजों पे ही है। जी शोभित। आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इस समय राजनीतिक परिवेश काफी गर्म है और लगातार यात्राओं का दौर जो है वो चल रहा है पूरे देश के अंदर, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, और उसमें शुरुआत अब आम आदमी पार्टी ने इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत की भी बात कही है, और यात्रा उन्होंने भी शुरू की है और कहा है कि पूरे देश में यात्रा आयोजित होगी। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जो है कितनी सफल होगी अपनी बात पहुंचाने में और जनता को अपने फेवर में करने के लिए इस यात्रा के माध्यम से? जी सुमित, सबसे पहले बात की जाए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले कुछ आप देख लो कि पिछले 4 या 5 महीने में गुजरात का दौरा कितनी बार किया गया, और साथ ही में कांग्रेस ने भी अभी भारत जोड़ो यात्रा भी चालू की है, और अभी विधानसभा का इलेक्शन, गुजरात का विधानसभा का इलेक्शन अंतिम चरणों पे है, और सब पार्टीज यानी आप, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के तीन अभी विधानसभा की सीटें हासिल करने के लिए, जैसे बीजेपी के अंदर 182 और 152 प्लस सीटें लेने की बात की चुकी है, और साथ ही में आप भी उस तरफ नजर आ रही है, और अब कांग्रेस भी आक्रामक दिखाई दे रही है, क्योंकि जो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की ये करने जा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ ही में आप भी बार बार यहाँ गुजरात के अंदर बड़े बड़े पैमानों पे आदिवासी को लेके कई जो मुद्दे हैं जो अभी बीजेपी कवर कर रही है, उसके साथ ही आप वही मुद्दे को कवर कर रही है जहाँ पे बीजेपी रैलियां कर रही है, वही जगह पे आप भी रैली कर रही है, वहां पे बड़े पैमाने पे डॉम लगाए जा रहे हैं, और वहां पे भी सभाओं का आंदोलन सभाएं योजी जा रही है। तो ये सब देखते हुए अभी देखा जा रहा है कि अभी बीजेपी और जैसे कांग्रेस एकदम से ही लास्ट आप देखो कि 1 हफ्ते में जो कांग्रेस निखर के सामने आई है, तो एक गुजरात में ऐसी बात भी हो रही थी कि विपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस नहीं आप दिखाई जाएगी।
पर अब लास्ट 1 वीक से आप देखें तो अभी विपक्ष के तौर पे बीजेपी को चुनौती देने के लिए आप भी सामने आई है और साथ-साथ में कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जी, शोभित। जय शर्मा जी, आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। मयूर सर, आपके पास में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। जी, ये एक बड़ी संवेदनशील घटना हुई है जिससे धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल चोट पहुंचती है। किसी भी आस्थावान, किसी भी जो धर्म में श्रद्धा अपने अपने जो रखते हैं, अगर उनके धर्मस्थल पर, उनके देवता पर कोई इस तरह का अगर बर्ताव करता है तो बहुत ही उससे उत्तेजना भी जो है फैल जाती है, साथ में आपकी भावनाएं और आपकी जो एक श्रद्धा होती है उसको ठेस पहुंचती है। पता ये चल रहा है शोभित भाई कि ये जो लेटे हुए हनुमान लखनऊ का बहुत ही प्रख्यात और बहुत पुराना मंदिर है, लोगों की बहुत आस्था और श्रद्धा है वहाँ पे। एक शख्स जो था जिसका नाम तौफीक अहमद है, वो शख्स जो है वो शिवा नाम धारण करके कल उसमें घुसा, देर रात की बात, देर शाम की बात है ये। और उसने घुसकर जो है वहाँ पे नारा लगाते हुए घुसा, अपने आप को जो है उसने भक्त या श्रद्धालु घोषित के तरीके से वो आया और वहाँ जाके उसने हनुमान जी की जो मूर्ति है, जो लेटी हुई मूर्ति है, उसको भी तोड़ा है, उस पर तोड़फोड़ की है और उसने जो ध्वज होता है, ध्वजा जो होती है, उसको भी तोड़ दिया है। और उसके बाद जो है लोगों ने वहाँ पे उनको पकड़ा है, पकड़ के थोड़ा बहुत मारा पीटा भी है और पुलिस जो है उसने फिर अपने हाथ में पूरा मामला ले लिया और वो शख्स अभी जो है पुलिस की हिरासत में है। बताया ये भी जा रहा है कि वो जो शख्स है वो नशे में धूत था, मतलब कुछ नशा करके वहाँ पे पहुँचा था और उसने ये कारनामा जो है किया है, जिससे एक टेंशन जो है, अननेसेसरी टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है वहाँ पे। अब ये अलीगढ़ जो है यूपी का, वहाँ भी एक घटना हुई है, गाजीपुर जो उसका गांव है, वहाँ पे भी जो है एक बहुत कोई प्राचीन मंदिर है वहाँ पे। अब किसी ने जाके उस पर लघु शंका कर दी है, तो वहाँ कुछ लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई है, कुछ 2 लोग घायल भी हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहें कि अब हमारे पास समय की कमी है, लेकिन ये हमको लगा कि इस चीज़ को आज लोगों तक हमको बिल्कुल पहुँचाना चाहिए न्यूज़ रूम के ज़रिए। तो ये मामला इस तरह से हुआ है कि 2 समुदाय के बीच में, 2 धर्म के लोगों के बीच में तनाव बढ़े। ये किसी ने साजिश बिल्कुल की है, उसी के चलते ये हमको देखने को मिल रहा है। पर लगता है कि वहाँ प्रशासन जो है वो बिल्कुल सख्ती से काम ले रहा है और ऐसे किसी एक व्यक्ति के बर्ताव से पूरे समुदाय को ना उत्तेजित होना चाहिए और ना इस पर जो है कोई कड़ी प्रतिक्रिया समुदाय, किसी और समुदाय के प्रति रखनी चाहिए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। पर ये घटना थी जो हमको आज लगा कि इस न्यूज़ रूम में बताना जो है दर्शकों को ज़रूरी था। बड़ी घटना है लखनऊ से, वहां पर हनुमान मंदिर है, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहां पर तोड़फोड़ की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लगातार प्रशासन जो है वो इलाके में अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो है वहां पर घटना ना हो सके। हम लगातार इस खबर पर आगे के बुलेटिन में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय 12 से 1 बजे के बीच में, जिसमें हम देश दुनिया से जुड़ी हुई 4 बड़े मुद्दों को उठाते हैं और विस्तार से जो है जनता तक बात पहुंचाने की जो है कोशिश करते हैं। लगातार आप जो है राष्ट्र प्रथम के साथ बने रहिए। हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं www.kalamkartavya.com, जिस पर आप देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को जान सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।